साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग अपने वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आगे से आगे आपको वीडियो बनाता रहूँगा और ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आपको ज्ञान का ये पुंज मिलता रहेगा। इसलिए सभी से पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से करवाएं और हिंदी के इस महासमर में, हिंदी व्याकरण के महासमर में कुछ न कुछ अंश जो ले सके वो लें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। समास की परिभाषाओं के बारे में भी बहुत सी विसंगतियां हैं, लोग क्या परिभाषाएं दे देते हैं, कोई क्या देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, समास का सामान्य अर्थ है छोटा रूप। समास का मतलब ही होता है छोटा रूप, यानी कि जो बड़ी चीजें आपके सामने पेश की जाती है या दो से अधिक शब्दों के रूप में, 3 शब्दों में, 4 शब्दों में जो चीज आती है उसको एक शब्द में मिला करके पेश करना, वो कहलाता है समास। और वो जो पद आता है वो कहलाता है समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। तो आपके सामने एक वाक्य में बता दूं कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये शब्द इतना बड़ा, लेकिन हम इसको समास के जरिए क्या करते हैं, रसोई घर, रसोई घर कह देते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इतना बड़ा मामला है, इसको कर दिया राजपुत्र। तो ये समस्त पद आ गया, समझ में आया? आपके परिभाषा है या फिर अर्थ आपके समझ में आ जाना चाहिए। अर्थ के लिए समास का मतलब है छोटा रूप। परिभाषा समझ लें, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके छोटे रूप में परिवर्तित करना और उनके बीच आए विभक्ति चिन्हों का लोप करना समास कहलाता है। आगे बात समझ में, 2 या 2 से अधिक शब्दों को के बीच में आए विभक्ति चिन्हों का लोप करके छोटे शब्द का, यानी कि उसका संक्षिप्तीकरण करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, वो कहलाता है समास। परिभाषा आपके समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि सामान्य रूप से आपके दिमाग में एक ही चीज रखो, छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण। देखो, मैं संक्षिप्तीकरण भी लिख सकता था, लेकिन छोटे स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए संक्षिप्तीकरण एक नई रूप लेकर आएगा। संक्षिप्तीकरण, बहुत से बच्चे तो यही नहीं जानते संक्षिप्तीकरण होता क्या है, लेकिन छोटा रूप को समझ जाते हैं, बड़े का छोटा करना, बड़े का छोटा करना, वो कहलाता है समास। समास, देखिए, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। समास पूरे आज मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। समास एक चार्ट के माध्यम से आप सबको क्लियर किए जाएंगे। समास को जीवन में कभी आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। जब भी आप शब्द को देखोगे तुरंत पहचानोगे इसमें कौन सा समास है, ये कौन से समास का रूप लेके आया है, ये ध्यान रखें। देखिए, समास, ये समास टॉपिक आपके सामने आ गया, लिख लिया, छोटा रूप। अब इसके भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, राघव प्रकाश की जो पुस्तक हिंदी व्याकरण चलती है, उस पुस्तक में समास के, और पाणिनि या फिर जो भी व्याकरण देता है, उन्होंने समास के मात्र 4 भेद बताए हैं। समास के 4 भेद बताए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण रचना, उसमें समास के 6 भेदों का उल्लेख है। ये अपनी
समझ विकसित करने के लिए, अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए, अपनी जानकारी को विकसित करने के लिए, बच्चों को ज्यादा समझ में आए इसको करने के लिए उन्होंने समाज से 6 वेद रखे। लेकिन समाज के मुख्य रूप से यदि बड़ी एग्जामों में आपसे पूछा जाए, IAS लेवल की एग्जाम आप देते हो, या फिर आप SI की एग्जाम देते हो, पटवारी की एग्जाम देते हो, सेक्रेटरी की एग्जाम देते हो, उन एग्जामों में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए समाज के कितने भेद होते हैं, तो आप बेहिचक लिख सकते हैं समाज के 4 भेद होते हैं। समाज के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और अगला प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि पद प्रधानता की दृष्टि से समाज के कितने भेद होते हैं, तो ये तो लिखना ही आपको 4 भेदों में करना है। पद प्रधानता की दृष्टि से भी समाज के 4 भेद होते हैं और इसको चार्ट के माध्यम से समझना है आपको। देखिए नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 है बहुव्रीहि। ये 4 समास आपके सामने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, और इसके नीचे आपको 2 समास और मिलेंगे, 5वां और 6ठा, वो है कर्मधारय और द्विगु। ये 6 समास आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में अच्छे से मिल जाएंगे। देखो आप अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और मैंने इनको क्रम ऐसे ही क्रम में इसलिए लिखा है कि आपके समझ में आ जाना चाहिए। अव्ययी भाव सबसे पहला है, इसलिए प्रथम पद पहला है, इसलिए क्या है? प्रथम पद। क्या? प्रधान। ये दूसरा है, इसलिए क्या है? द्वितीय पद। क्या? प्रधान। ये तीसरा है, इसलिए क्या? तृतीय पद नहीं, दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। अब ये चौथा है, इसलिए चौथा पद नहीं, दोनों ही पद अप्रधान, यानी कि अन्य पद प्रधान। ये पद प्रधान की दृष्टि से आपकी पहली परिभाषा हो गई, यानी अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है और द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि के अन्य पद प्रधान होता है। अब अगला टॉपिक अब अगली पहचान हम करेंगे, इसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यय। इसमें क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप। इसमें क्या होता है? और अथवा या शब्द का लोप। और इसमें क्या आते हैं? पौराणिक शब्द। दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, यानी अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और अथवा या शब्दों का लोप किया जाता है, और इसमें अन्य पद प्रधान होता है और पौराणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे समासों का राजा कहते हैं। समासों का राजा। अब आपके सामने प्रथम पद प्रधान अव्यय, ये अव्ययी भाव समास है। और अगला आप अगर इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं। उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप किया जाता है और इसमें द्वितीया से सप्तमी
सप्तमी विभक्ति तक इसमें प्रयोग में लाई जाती है। अष्टमी विभक्ति जो संबोधन है वो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है और एक कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा ज्यादातर विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर अधिकतर शब्द विलोम शब्द आते हैं, जैसे रात, दिन, माता, पिता। पौराणिक शब्द यानी कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। कोई भी पौराणिक शब्द है, जैसे गजानन आ गया तो आप समझ जाएंगे गजानन ये गणेश जी का पर्यायवाची है। दशानन आ गया आप समझ जाएंगे दशानन रावण का पर्यायवाची है। आपके पीतांबर आ गया, आपके आजान भाऊ आ गया, या फिर आपके नीलकंठ आ गया। ये सब शब्द किस में जाते हैं? बहुब्रीहि में चले जाते हैं। इस प्रकार अब अगले हमारा पांचवा जो टॉपिक है, पांचवा जो खंड है उसके कर्मधारय, क्योंकि ये तत्पुरुष का ये भाग है इसलिए इसका द्वितीय पद इसका भी प्रधान होता है। कारक चिन्हों का लोप इसके अंदर भी किया जाता है और इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति आती है। लेकिन मैं समझा दूं आपको, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेष होता है। अगला जो टॉपिक है आपका छठा, वो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि प्रथम पद संख्याएं ध्यान रखें 1 से 9 तक की संख्या इसमें प्रयोग में लाई जाती है। आगे वाली संख्या इसके अंतर्गत नहीं आती, आगे वाली संख्याएं द्वंद्व समास में चली जाती है। ध्यान रखें, यानी कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची है द्विगु लिखेंगे, जिसका प्रथम पद विशेषण विशेष है उसको कर्मधारय लिखेंगे, जिसमें कारक चिन्हों का लोप हुआ है द्वितीय पद प्रधान है तत्पुरुष लिखेंगे, जिसमें प्रथम पद प्रधान है अव्यय है उपसर्गों का प्रयोग किया गया है अव्यय भाव समास है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा या इनका लोप किया जाता है और ज्यादातर विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, पौराणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसे समासों का राजा भी कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो समास का जो टॉपिक है वो समापन है। उदाहरण की दृष्टि से आप इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके समझ में आ जाए। ध्यान रखें, एक एक चीज को देखें। अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास के दो अन्य भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में विशेषण विशेष, द्विगु में संख्यावाची, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि में आपके अन्य पद प्रधान और अव्यय भाव में आपके अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।